हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है और आज मैं कर रही हूं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। राइट, तो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, चलिए तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है क्या? जल्दी बताइए, क्या है आज का पहला क्वेश्चन? Question number 1, that is, why looking at a plant externally can you tell whether a plant is C3 or C4, why and how? अच्छा, तो इनका कहना है बेटा कि आप एक प्लांट को बाहर से देखकर, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर बता सकते हैं कि ये प्लांट C3 है या C4 है। बताइए, क्या आप बता सकते हैं? तो भाई मैं तो नहीं बता सकती, आप बता सकते हैं कि नहीं? बताइए। हाँ, हमें पता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं ज़्यादा, है ना, मतलब ड्राई कंडीशन में होते हैं, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है वहाँ होते हैं, ये तो हमें पता है। बट हम उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर बता पाएंगे कि C3 प्लांट है, C4 प्लांट है? नहीं देखकर बता पाएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर फिर भी हम बता पाएंगे, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर हम नहीं बता पाएंगे कि ये प्लांट C3 है या C4 है। राइट, चलिए, तो इनका कहना है दो प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैव द C4 पाथवे। हाँ बिल्कुल, हमें पता है यहाँ तक कि भाई जो प्लांट है जो कि अडप्ट कर रहे हैं कहाँ पर? बताइए, ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, उनमें क्या चलती है? C4 पाथवे चलती है। ये तो हमने बोल दिया, हमें पता है, बट ऐसा जरूरी थोड़ा ना। मैं सिंपल सी बात बोलूं कि मैं अपने घर में C4 प्लांट को लगा दूं, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सिर्फ वहीं पर होगा, मेरे घर में नहीं हो पाएगा। तो ये कोई बात नहीं होती। राइट, आप कैक्टस की सुनो या ज़ेरोफिटिक की प्लांट की सुनो, तो वो कहाँ पर होता है? बताइए, ड्राई एरिया में होता है, डेजर्ट में होता है, बट आपको घर में भी कैक्टस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो इनका कहना है दे डू नॉट शो एनी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हाँ हम बोल सकते हैं कि ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट में C4 पाथवे रन करती है, मतलब C4 प्लांट है, बट हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर नहीं बता पाएंगे, कि उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर नहीं बता पाएंगे कि वो C4 प्लांट है या C3 प्लांट है। Hence, it is not possible to say that whether the plant is C3 or C4 by looking its external appearance, right? तो उसके external appearance को देखकर मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी कि वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आ रहे हैं लुकिंग क्वेश्चन वाले, है ना। इस क्वेश्चन, इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्या लुकिंग ये बताइए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला बाय लुकिंग एट विच इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करी, अभी एक्सटर्नल की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। राइट, ऑफ प्लांट कैन यू टेल वेदर प्लांट इज C3 एंड C4, एक्सप्लेन। अब हमने बोला कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर बता पाओगे कि कौन सा प्लांट C3 प्लांट है और कौन सा प्लांट C4 प्लांट है। तो मैं बोलूंगी बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों?
देखिए, तो हमने देखा है कि जो C3 प्लांट है इसमें एक ही टाइप के क्या होता है भाई, मीजोफिल सेल जो है वही अरेंज होते हैं, बट यहां पर C4 प्लांट में क्या होती है, क्रेन्स एनाटॉमी होती है। क्या होती है, क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है बेटा, इसमें क्या होते हैं बताइए, मीजोफिल सेल एंड बंडल सीथ सेल होते हैं, और इसके बंडल जो वस्कुलर बंडल है वो किससे कवर रहते हैं, बंडल सीथ सेल से, राइट। तो यहां पर हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलेगी। यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगी, क्रेन्स एनाटॉमी, राइट। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रही है, क्रेन्स एनाटॉमी, राइट। बट C3 में हमें क्रेन्स एनाटॉमी देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर क्या होंगे जल्दी बताइए, यहां पर दो टाइप के सेल होंगे, कौन कौन से, मीजोफिल सेल और कौन सा होगा बेटा, बंडल सीथ सेल। ठीक है, वहीं पर मैं C3 की बात करूं तो C3 में सिर्फ क्या होगा, मीजोफिल सेल होंगे। क्या होंगे, मीजोफिल सेल। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। ओके, जल्दी बताइए। बंडल सीथ सेल जो होते हैं वो बिग लार्ज सेल्स होते हैं। ओके, यहाँ पर इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, इम्परमिएबल होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ ली थी बताइए, C4 पाथवे में या C4 साइकिल में, राइट। ये सारी चीजें हमने वहां बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि क्या बोल रही है आपके एनसीईआरटी, लीव्स ऑफ C4 प्लांट। हम C4 प्लांट की लीफ की बात कर रहे हैं, तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है बेटा, क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, क्रेन्स एनाटॉमी, विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम C3। यही क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो C3 प्लांट को C4 प्लांट से क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है। C4 plants also have specialized cells called bundle sheath cell। C4 सेल में बेटा, C4 जो प्लांट्स है इसमें एक स्पेशलाइज टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बंडल सीथ सेल, जो कि क्या करते हैं, सराउंड करते हैं किसको, वेस्कुलर बंडल्स। एवरी सेल ऑफ द बंडल सीथ हैज क्लोरोप्लास्ट। बेटा यहाँ पर वो सेल जो कि किसको, वेस्कुलर बंडल को क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, उन सेल को हमने क्या बोला, बंडल सीथ सेल। वो बंडल सीथ सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर कैल्विन साइकिल में ये बंडल सीथ आपकी जो C4 साइकिल है उसमें ये बंडल सीथ सेल जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, राइट बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, अब देखिए, द मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, लीफ की मीजोफिल सेल की। कब से पढ़ते आ रहे हैं बेटा मीजोफिल सेल, तो हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। ऑफ लीव्स डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू द स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो बेटा यहाँ पर जो मीजोफिल सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हुए, किसमें, स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं हुए, ठीक है। पोजेसिंग फ्यूअर इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसके बीच में क्या होता है, बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, while there is a normal occurrence of chloroplast in the mesophyll cell। यहाँ पर मीजोफिल सेल में क्या होता है, नॉर्मल अकरेंस होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। काफी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, राइट बेटा। चलिए, ये तो हमने बात कर ली किसकी, C4 की, ठीक है। C4 में दो टाइप के सेल देख लिया हमने, कौन से, मीजोफिल सेल, बंडल सीथ सेल, राइट। बंडल सीथ सेल जो है वो सराउंड करते हैं किसके, आपके बताइए, वेस्कुलर बंडल को, और इन बंडल सीथ सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये C4 पाथवे में क्या है बताइए, वहां पर इन्वॉल्व है। अब हम बात करते हैं मीजोफिल सेल की, तो C4 प्लांट के मीजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होते, किसमें, जल्दी बताइए, ये डिफरेंशिएट नहीं होते स्पॉन्जी एंड आपके पैलिसेड पैरेन्काइमा में। तो ये हमने जो बात करी है, किसकी बात करी है, C4 प्लांट की,
किसकी बात करिए? C4 प्लांट की, कंफ्यूज मत होना, राइट बेटा। अब हम बात करते हैं C3 की। बट इन C3 प्लांट्स द बंडल सीथ डज नॉट एग्जिबिट, यहां पर जो बंडल सीथ जो है वो डज नॉट एग्जिबिट क्लोरोप्लास्ट। यहां पर भी बंडल सीथ सेल है, बट ये बंडल सीथ सेल में क्या नहीं है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एंड the mesophyll cell of the leaves are differentiated into spongy and palisade parenchyma। C3 प्लांट का जो मीजोफिल सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें? स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा में। हेंस वाई एग्जामिनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर वी कैन टेल whether the plant is C3 और C4। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर बता पाएंगे कि प्लांट C3 है या C4 है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखकर आप नहीं बता पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखकर बता पाएंगे कि वो C3 या C4 है। कैसे बता पाएंगे? C3 प्लांट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर उसके मीजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें बताइए? आपके पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। यहाँ बंडल सीथ सेल में, C3 प्लांट में बंडल सीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। वहीं पर मैं बात करूं किसकी? C4 प्लांट की। तो C4 प्लांट के जो बंडल सीथ सेल है वो सराउंड करते हैं किसको? वेस्कुलर सिस्टम को, वेस्कुलर टिश्यू को, और इन बंडल सीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये इन्वॉल्व होते हैं ये सेल किसमें? C4 पाथवे में, राइट। C4 प्लांट के जो मीजोफिल सेल है वो डिफरेंशिएट नहीं होते किसमें? आपके बंडल स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा में, और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो क्या होता है? कम होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन C4 प्लांट कैरी आउट द बायोसिंथेटिक। तो इनका कहना है बेटा C4 प्लांट में सारे सेल्स जो है वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं करते, राइट, फिर भी इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, राइट। इनका कहना है इवन दो वेरी फ्यू सेल्स ऑफ C4 प्लांट कैरी आउट बायोसिंथेटिक, मतलब कैल्विन पाथवे। तो यहाँ पर बहुत कम सेल्स ही है जो क्या करते हैं? कैल्विन पाथवे करते हैं, फिर भी एट दे आर हाईली प्रोडक्टिव। फिर भी ये क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव है? कैन यू डिस्कस व्हाई? क्या आप बता पाएंगे ऐसा क्यों है? तो बिल्कुल देखिए, है क्या बेटा, जब हमने बात करी थी, हमने क्या बात करी थी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था? लिमिटिंग फैक्टर, राइट, कि वो फैक्टर जिसकी क्वांटिटी कंसंट्रेशन कम होगा, अपनी मिनिमल वैल्यू की तरफ होगा, उसके हिसाब से ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। ये चीज हमने बोली थी। फिर हमने और क्या बोला था कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या होता है? CO2, और माइनर रेयरली लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है आपका? लाइट। और मेजर लिमिटिंग फैक्टर में हमने पढ़ा था कि जो C3 प्लांट्स है उनका सैचुरेशन कितने पर होता है? जल्दी बताइए। 450 माइक्रो पर लीटर, राइट। वहीं पर हमने C4 का पढ़ा था, तो इसका कितने पे हो जाता था? 360 माइक्रो पर लीटर। मतलब यहाँ पर सैचुरेट होने के लिए C4 प्लांट को कम CO2 का कंसंट्रेशन चाहिए, फिर भी वो क्या कर लेंगे? अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ये हाई टेम्परेचर पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेंगे, राइट। इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, राइट बेटा। चलिए तो देखिए, प्लांट प्रोडक्टिविटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय द रेट एट विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी की हम बात करें, किसकी बात करें? प्लांट की प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो कैन बी एस्टिमेटेड बाय द रेट एट विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो जिस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही है वो क्या बता रहा है? उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बता रहा है। द अमाउंट ऑफ कार्बन, किसका? कार्बन का अमाउंट, the amount of carbon dioxide in the plant directly proportional to the rate of photosynthesis। क्या मैंने यही बोला था? यही बोला था कि बेटा एटमॉस्फेयर में कितना? 0.03 to 0.04% क्या है?
CO2 है, राइट। और जब ये 0.05 तक पहुंच जाती है तो आपको काफी ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी किसकी, प्लांट से, राइट। बट अगर इससे ज्यादा एक्सीड कर जाती है लॉन्गर टाइम के लिए तो ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहां पर इन्होंने कहा है बेटा कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ CO2, किसके, अमाउंट ऑफ CO2, राइट बेटा। चलिए अब देखिए, इन C4 प्लांट्स वेरी फ्यू ऑफ सेल्स कैरी आउट द बायोसिंथेटिक पाथवे। C4 प्लांट में काफी कम सेल ही है जो कि क्या शो करते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे करते हैं, येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव फॉर द फॉलोइंग रीजन। फिर भी ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है किसी रीजन की वजह से, राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए, दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द CO2 कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ द एंजाइम। अब मैंने आपको रुबिस्को के बारे में बताया था, राइट। रुबिस्को के बारे में मैंने क्या बताया था कि बेटा रुबिस्को जो है उसकी दो लोगों के साथ दोस्ती होती है। किस किस के साथ होती है, जल्दी बताइए। एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरी CO2 के साथ, राइट। मैंने बोला था ना रुबिस्को का मतलब ही क्या है, यहां पर रुबिस्को जो है वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या हूं, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। मतलब मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, क्या है, दो प्रॉपर्टी है। मैं क्या कर सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता हूं और मैं किसके साथ बाइंड कर सकता हूं, ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो अब होता क्या है, जब टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई। अब हाई टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे स्टोमेटा क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। क्या होगा बेटा, ज्यादा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि भाई स्टोमेटा ना खोले, सिंपल सी बात है, स्टोमेटा ना खोलो। अब स्टोमेटा ना खोलेंगे तो अंदर CO2 नहीं आ पाएगी और फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो होगा ही, क्या होगा, वाटर तो टूटेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी। और रुबिस्को ने देखा ऑक्सीजन को तो वो बाइंड कर जाएगा किससे, ऑक्सीजन से, है ना। किससे बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन से। किसकी जगह पर, CO2 की जगह पर। और जब रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ये तबाही मचाएगा, है ना। इररेलेवेंट है ये चीज, क्या है, इररेलेवेंट है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। जब रुबिस्को किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो क्या होती है, जल्दी बताइए। यहां पर आपका क्या होगा, C2 साइकिल चलेगी। क्या चलेगी, C2 साइकिल, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, इसमें एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है और हमारे कार्बन का वेस्ट भी होता है। तो C3 प्लांट में हाई टेम्परेचर पे जब जो स्टोमेटा है वो क्लोज होता है तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे प्लांट की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। बट इसी चीज को किसने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने चेंज कर लिया, C4 प्लांट ने। C4 प्लांट ने दो टाइप के क्या बनाए, सेल बनाए। एक सेल था मेसोफिल सेल, दूसरा था बंडल सीड सेल। तो इन्होंने कहा भाई अब हमें स्टोमेटा तो क्लोज रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे कि अब यहाँ पर CO2 जो है वो तो ठीक है अंदर आएगी, बट यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा निकलेगा, तो पता चल रहा है फोटोसिंथेसिस करा रहा है, वाटर ही नहीं अंदर, तो हमें वाटर लॉस कम कराना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टोमेटा को बंद करेंगे। बट अगर स्टोमेटा बंद होगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो होगी, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी तो अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और रुबिस्को किससे बाइंड कर लेगा, ऑक्सीजन से। तो इन्होंने करा क्या पता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होती है, मेसोफिल सेल में। कहाँ होती है, मेसोफिल सेल में। तो इन्होंने क्या करा, मेसोफिल सेल से रुबिस्को को उठा के बंडल सीड सेल में डाल दिया। किस में डाल दिया, बंडल सीड सेल में। तो अब मेसोफिल सेल में क्या है बताइए, ऑक्सीजन है बट रुबिस्को नहीं है। रुबिस्को कहाँ पर है, बंडल सीड सेल में। बंडल सीड सेल में जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा मिनिमम है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इससे क्या हुआ, जो CO2 का कंसंट्रेशन है उसको एंजाइम साइड पे बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाते हैं देखते हैं। देखिए
सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक CO2 आती है वो मेसोफिल सेल में ही आएगी। C4 प्लांट में जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो मेसोफिल सेल में ही आएगी, राइट। और किससे बाइंड करेगी? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड से बाइंड करेगी। और 3 कार्बन कंपाउंड से बाइंड करेगी किसके थ्रू? यहां पर कोई तो बाइंड कराएगा, बट यहां पर रुबिस को बाइंड नहीं कराएगा। कौन कराएगा? पैपकेज। कौन कराएगा? पैपकेज। तो पैपकेज जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है उससे CO2 को बाइंड करेगा और 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा जो कि है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, राइट। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप, मैं बना देती हूं यहां पर। जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या है? ये है मेसोफिल सेल, राइट। ये क्या है? मेसोफिल सेल। और यहां पर ये है, बड़ा होता है बंडल सीड सेल, छोटा होता है मेसोफिल सेल, राइट। तो आप थोड़ा सा देख लेना। ओके, अब हो क्या रहा है? यहां पर क्या हुई? CO2 अंदर आई। क्या आई? CO2 अंदर आ गई। ओके, ये CO2 जो है ये बाइंड करेगी किसके साथ? ये CO2 है बाइंड करेगी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, PEP के साथ। 3 कार्बन कंपाउंड होता है, राइट। ये बाइंड कर गई विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम? जल्दी बताइए कौन सा एंजाइम है जो कि इनको जोड़ेगा? PEP। वहां पर RUBP था, RUBP था ना, 5 कार्बन कंपाउंड केल्विन साइकिल में, जिसे हमने क्या बोला था? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, वहां पर RUBP था। RUBP में CO2 का फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन किसने कराया था? रुबिस्को ने। यहाँ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कौन कराएगा? पैपकेज। कौन? पैपकेज। और बनाएगा 4 कार्बन कंपाउंड जिसे हम कहेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्या है बेटा? 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है ये कन्वर्ट होता है, मैं पूरी नहीं बता रही हूं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होगा फिर से 4 कार्बन कंपाउंड में जो कि है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। अब मन में आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों हुआ? ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, वो भी एसिड, ये भी एसिड, कन्वर्जन क्यों हुआ फिर? और ये कन्वर्जन करने में हमें NADPH भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? NADH। तो फिर ये कन्वर्जन करने की जरूरत क्या है? बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वो ऑक्सीडाइज कर देगा सेल को, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं हम थोड़ा लेस एसिड में, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा? ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड इस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू कहां जाएगा? जल्दी बताइए। यहां पर बंडल सीड सेल में। तो बंडल सीड सेल में कौन आया? मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन थे? 4 कार्बन। और यहां पर होगा बेटा डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहां पर बनेगा क्या? एक CO2 बाहर निकल जाएगा, राइट। क्या निकल जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा और 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसे हम पायरुविक एसिड कहेंगे। क्या बोलेंगे? पायरुविक एसिड, जो कि क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड। और क्या है? यहां पर CO2 बनेगा, राइट। क्या बनेगा? CO2। ये CO2 जो है ये फिक्स होगा किसमें? केल्विन साइकिल में। तो यहां पर अब क्या चलेगी? केल्विन साइकिल। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि केल्विन साइकिल बेटा कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो, सब में क्या चलेगी? केल्विन साइकिल चलेगी। तो हुआ क्या? यहां पर बैठा था रुबिस्को एंजाइम। कौन बैठा था? रुबिस्को एंजाइम। और रुबिस्को को क्या मिल गया? जल्दी बताइए। रुबिस्को को क्या मिल गया? अपने साइड पर CO2। तो अब वो किससे बाइंड करेगा? CO2 से बाइंड करेगा, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां था। बट मैम आपके मन में एक डाउट आया होगा कि यहां पर पैपकेज क्यों ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता? बेटा पैपकेज बहुत ही ज्यादा ईमानदार दोस्त है, राइट। बहुत अच्छा दोस्त है, इसके मन में लालच है ही नहीं। ये बोलता है कि मेरी दोस्ती सिर्फ CO2 के साथ है, मेरी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ नहीं है। ऑक्सीजन कितने ही पैसे वाला हो मैं उससे बाइंड नहीं करूंगा, राइट। तो हमने क्या कर दिया बेटा? और अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये CO2 यहां से यहां तो जा सकता है, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं जा सकता।
क्योंकि बंडल सीथ सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो गैसियस इम्परमेबल होती है, गैसेस इम्परमेबल होती है, नहीं तो CO2 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं चली जाती, CO2 नहीं गई, डायरेक्ट नहीं गई, हमने क्या करा है उसको कंपाउंड के फॉर्म में पहुंचाया। किसके फॉर्म में पहुंचाया? कंपाउंड के फॉर्म में, राइट। जैसे कि मैं पता है सिंपल सी बात बोलती हूँ, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज समझा चुकी हूँ, है ना, जब मैं क्रैब साइकिल सॉरी हमारी C4 पाथवे C4 साइकिल पढ़ रहे थे, इसे हैच एंड सिलेक्ट साइकिल भी बोलते हैं, तब मैं बता चुकी थी। एक बार और बता देती हूँ मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को कैसे समझाती थी। देखिए, एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब वहां पर वो गेट जो है स्टूडेंट्स के लिए इम्परमिएबल हो गया कि यहां से आप एग्जिट नहीं ले सकते, राइट। तो एग्जिट भी नहीं ले सकते, एंट्री भी नहीं ले सकते, ऐसा हो गया। अब मैं क्या बोलूंगी बेटा, चलो एक काम करते हैं, बट टीचर को तो एंट्री है, तो मैं बोलूंगी कि मेरे को काम है, इससे थोड़ा मैं इसको लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने गाड़ी के पीछे बिठाकर उसे ले गई। तो यहाँ पर ये गाड़ी है मैलिक एसिड, इस मैलिक एसिड के साथ कौन आ गया? CO2, राइट। मैलिक एसिड में एक कार्बन एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 किसके साथ बाइंड कर गया था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। अब ये कंपाउंड है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये किसको नहीं पहचान पाएगी? CO2 को नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि वो तो कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और अंदर जाके टूट जाता है। मतलब हुआ क्या, यहाँ पर मैंने गाड़ी पे बिठाला उस स्टूडेंट को और आगे जाके उतार दिया, राइट। आगे जाके क्या कर दिया? उतार दिया। तो CO2 अलग हो गया और पायरुविक एसिड अलग बन गया, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। देखिए, तो मेसोफिल सेल्स आर ब्रोकन डाउन इन द बंडल सीथ cells resulting in the CO2 release, which in turn increase the intracellular CO2 concentration। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, हमने इंटरसेल्युलर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। कहाँ पर बढ़ाया है? बंडल सीथ सेल में, राइट। रूबिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, राइट, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ओके, यहाँ पर CO2 ज्यादा है, तो इस रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी को हमने मिनिमाइज कर दिया? ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी को। कैसे किया? CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ाकर, राइट बेटा। अब देखिए, एंड इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस मेक C4 प्लांट्स मोर प्रोडक्टिव, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने C4 प्लांट को क्या बनाया? ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया। क्या बनाया? ज्यादा प्रोडक्टिव, राइट। मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट आपको C4 प्लांट में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू C3 प्लांट। चलिए, तो इसी बात पे जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, राइट, हमने वहां बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा, रूबिस्को इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स बोथ एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, राइट। तो हमने बोला था रूबिस्को जो है क्या है? बताइए, रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एंजाइम के जैसे फंक्शन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करेगा। ऑक्सीजनेज का मतलब है ऑक्सीजन से भी बाइंड करेगा, राइट। मतलब इसकी दोनों से दोस्ती अच्छी है। फिर मैंने बोला था राइबुलोज कौन सी शुगर होती है? कीटोन शुगर होती है। तीसरा पॉइंट बोला था मोस्ट अबंडेंट क्या है? एंजाइम है इन द ऑन द प्लेनेट, राइट। प्लेनेट पे सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को। रूबिस्को में 2 एक्टिव साइट होती है, एक CO2 के लिए, दूसरी ऑक्सीजन के लिए। ये पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है रूबिस्को की, वो किस पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, राइट। CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो CO2 से कंबाइन करेगा, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो O2 से कंबाइन करेगा। अब बात करते हैं एफिनिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? एफिनिटी की, राइट। तो यहाँ पर एफिनिटी किससे ज्यादा है? CO2 से। मतलब दोस्ती उसकी किससे अच्छी है? CO2 से अच्छी है। बट जब इसे हाथ मिलाना रहता है, जब इसे काम निकलवाना रहता है, तो ये किससे निकलवाता है? जल्दी बताइए। जिसके पास ज्यादा पैसा हो। मतलब ज्यादा पैसा मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा हो, राइट बेटा। तो जल्दी से हमने ये सारी बातें यहाँ देख ली। अब ये क्या बोल रहा है? रूबिस्को इज एन एंजाइम। हाँ, रूबिस्को एंजाइम है दैट एक्ट एज बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। व्हाई डू यू थिंक रूबिस्को
कैरीज आउट मोर कार्बोक्सिलेशन इन C4 प्लांट। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि C4 प्लांट्स में जो रुबिस्को है उसकी कार्बोक्सिलेज वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब वो कार्बोक्सिलेशन ज्यादा कराता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेशन। तो मैं क्या बोलूंगी कि मैंने क्या कर दिया, इस लालची इंसान को उठा के डाल दिया बंडल सीड सेल में, जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या था, कम, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, और मैंने क्या कर दिया, मेसोफिल सेल से मैलिक एसिड के साथ किसको भिजा दिया, CO2 को। कहां पर भिजा दिया, जल्दी बताइए, बंडल सीड सेल में। मेसोफिल सेल से बंडल सीड सेल में किसका पहुंचना हुआ, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड का, और वहां पर जाकर मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2, राइट। तो CO2 का रिमूवल हुआ तो 4 कार्बन कंपाउंड में से एक CO2 निकल जाएगा, तो कितना बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि क्या कहलाएगा, पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड को हम वापस पहुंचा देंगे कहां पर, जल्दी बताइए, इस पायरुविक एसिड को हम वापस पहुंचा देंगे, बट अभी आपको क्या मिल गया, CO2 मिल गया। ये CO2 जो है किससे बाइंड करेगा, जल्दी बताइए, रुबिस्को से। तो मैंने क्या करा, बंडल सीड सेल में या उस साइट पर जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट था वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया एज कंपेयर टू O2 कंसंट्रेशन, राइट। इसीलिए उसकी कौन सी एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है, कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब वो क्या कराता है, कार्बोक्सिलेशन, ना कि ऑक्सीजनेशन, राइट। बेटा हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो फोटो रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि C3 प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, C4 प्लांट में कंपैरेटिव बहुत कम होता है, राइट। C4 प्लांट में बहुत कम होता है, क्या, जल्दी बताइए, फोटो रेस्पिरेशन। उसका क्या रीजन था, क्रेन्स एनाटॉमी। चलिए तो हम आगे बढ़े, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, द एफिनिटी ऑफ रुबिस्को, किसकी बात कर रहे हैं, रुबिस्को की एफिनिटी। द एफिनिटी ऑफ रुबिस्को इज मच हायर देन इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। मैंने कहा था कि ये चीज, रुबिस्को की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। फिर भी ये किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, क्योंकि रुबिस्को जो था वो कैसा था, लालची। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 दैट डिटरमाइंस द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर पैसा डिपेंड कर रहा है, यहां पर पैसा मैटर कर रहा है रुबिस्को के लिए, कि अगर ऑक्सीजन के पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ऑक्सीजन से हाथ मिलाऊंगा, अगर CO2 के पास ज्यादा पैसा हुआ तो मैं CO2 से हाथ मिलाऊंगा, राइट। मेसोफिल सेल्स of C4 plants lack its enzyme but are found in bundle seed cell। इनका कहना है मेसोफिल सेल में, किसके मेसोफिल सेल, C4 प्लांट के, lack this enzyme। तो C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, हमने उठा के ही उसको बंडल सीड सेल में डाला था, इसीलिए। बट आर फाउंड इन बंडल सीड सेल, कहां पर मिलता है, बंडल सीड सेल में। सेल दैट गर्डल द वस्कुलर बंडल्स, क्या, वो सेल वस्कुलर, यहाँ पर बंडल सीड सेल कौन थे, वो सेल जो कि किसको सराउंड कर रहे हैं, गर्डल का मतलब सराउंड कर रहा है, सर्कुलर जो है वो सराउंड कर रहा है किसको, जल्दी बताइए, वेस्कुलर टिश्यू को, वेस्कुलर बंडल्स को, वेयर द कैल्विन साइकिल अकर। तो बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल कहाँ होती है, तो आप बता पाओगे, जल्दी बताइए, कहाँ होगी, बंडल सीड सेल में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, तो आप क्या बोलोगे, मेसोफिल सेल में। कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल में हुआ है, कैल्विन साइकिल कहाँ चली है, बंडल सीड सेल में, राइट। आपसे ये पूछ लिया जाए कि डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे, बंडल सीड सेल में, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं, रुबिस्को फंक्शन एज अ ऑक्सीजनेज। रुबिस्को ऑक्सीजनेज के जैसे कब फंक्शन करेगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ CO2, राइट। तो देखिए इनका कहना है रुबिस्को फंक्शन एज ऑक्सीजनेज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर एंड इट एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज।
और किसके जैसे एक्ट करेगा ये, कार्बोक्सिलेज के जैसे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई। तो यहाँ पर सारा कंसंट्रेशन का खेल है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रुबिस्को ऑक्सीजनेस के जैसे फंक्शन करेगा, बिहेव करेगा। अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो कार्बोक्सिलेज के जैसे फंक्शन करेगा, राइट। इन द मेसोफिल सेल्स द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कैम साइकिल में, कि यहां पर हम जब बात करते हैं किसकी, CO2 फिक्सेशन की, मतलब कार्बोक्सिलेशन की, तो 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है C4 प्लांट में। एक बार कब होता है मेसोफिल सेल में, दूसरी बार कब होता है बंडल सीड सेल में, राइट। मैम एक बार मेसोफिल सेल में कब होता है, मैंने बताया था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कौन जोड़ रहा था, CO2। तो ये प्राइमरी CO2 फिक्सेशन है। पहली बार CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। किस में होता है, 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, राइट। ये क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहां पर क्या हुआ था जल्दी बताइए, यहां पर फिक्सेशन हो गया CO2 का पहली बार। अब मैंने मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड को कहां पहुंचा दिया था, बंडल सीड सेल में, वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 निकला, उस CO2 को बाइंड कराया किसने, रुबिस्को ने। किससे, RUBP से। केल्विन साइकिल वर्क करेगी कि नहीं, तो यहां पर बंडल सीड सेल में सेकेंड टाइम क्या होगा, जल्दी बताइए, यहां पर CO2 का फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन। तो यहां C4 प्लांट में 2 बार क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन का होगा मेसोफिल सेल में। अब देखिए इनका कहना है कि द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिससे पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है किसकी मदद से, किससे, पैपकेस की मदद से। तो पैपकेस क्या है, एंजाइम, विच इज कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड, और ये किसमें, 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और OAA, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज कन्वर्टेड फर्दर इनटू मैलिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो फर्दर किसमें कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, राइट। किसमें, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, विच इज ट्रांसपोर्टेड, जो कि किसमें ट्रांसपोर्ट होता है, बंडल सीड सेल में। तो अब मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड को हम कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बंडल सीड सेल में, वेयर इट अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पर जाकर मैलिक एसिड का क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ CO2, ओके। एंड कार्बन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। अब क्या होगा, कार्बन फिक्सेशन होगा, कौन कराएगा, रुबिस्को एंजाइम थ्रू द केल्विन साइकिल, राइट। यहां पर अब क्या चलेगी, केल्विन साइकिल, विच प्रिवेंट्स रुबिस्को फ्रॉम सर्विंग एज एन ऑक्सीजनेस। इससे हमने क्या करा, रुबिस्को की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को हमने क्या कर दी, खत्म कर दी, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा, देखिए, सपोज देयर वर प्लांट दैट हैड अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल बी। तो इनका कहना है कि भाई एक प्लांट है जिसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट लैक्ड क्लोरोफिल ए, पर उस प्लांट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है। वुड इट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। देन वाई डू प्लांट हैव क्लोरोफिल बी एंड अदर नेसेसरी पिगमेंट। अगर करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और फिर इन क्लोरोफिल बी और अदर नेसेसरी पिगमेंट जो है जैसे कि ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड, इनकी क्या जरूरत है। तो बेटा देखिए, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फोटो सिस्टम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, फोटो सिस्टम। तो मैंने क्या बोला था कि फोटो सिस्टम जो है बेटा, क्या फोटो सिस्टम जो है, इस फोटो सिस्टम में क्या होता है,
ये फोटो सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला बना होता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। क्या होता है? RC, रिएक्शन सेंटर, राइट। रिएक्शन सेंटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, राइट। किससे बना होता है? क्लोरोफिल ए के सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। वहीं पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की मैंने बात करी थी, तो ये किससे मिलकर बना होता है? हंड्रेड्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट से मिलकर बना होता है। या मैं सिंपल सी बात करूं, एसेसरी पिगमेंट ना लिखूं तो सीधा लिखूं हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, बाउंड्स टू प्रोटीन। बट यहां पर एक भी किसका नहीं होता, किसका मॉलिक्यूल नहीं होता एक भी, बताइए। बट नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। हमने यही पढ़ा था, बताइए कि यहां पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 100 ऑफ पिगमेंट से मिलकर बना होता है। बट इसमें 100 ऑफ पिगमेंट में कौन होते हैं? क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल होता है एंड कैरोटेनॉइड होता है। बट एक भी क्लोरोफिल ए का पिगमेंट नहीं होता। और रिएक्शन सेंटर क्या होता है? एक क्लोरोफिल ए का पिगमेंट जो है वो क्या बनाता है? रिएक्शन सेंटर। अगर रिएक्शन सेंटर नहीं होगा तो बेटा यहाँ पर लाइट रिएक्शन काम नहीं करेगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो क्या आप बताइए मुझे, यहाँ पर NADPH और ATP बनेगा। NADPH ATP नहीं बनेगा तो क्या बायोसिंथेटिक फेज होगा? नहीं होगा, राइट। तो बेटा अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये लाइट को ट्रैप तो कर लेंगे, ये लाइट को ट्रैप तो कर लेंगे। बट लाइट में इन्होंने फोटोन को जो ट्रैप किया, फोटोन एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी को जो ट्रैप किया है, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला इंसान ही नहीं है। कौन नहीं है बताइए? यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट नहीं है जो कि क्या करता है? सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ये कौन है? ये जो है बेटा कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में, राइट। अब सिंपल सी बात है बेटा, वो इंसान ही नहीं है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो फोटोसिंथेसिस कैसी होगी, राइट। क्लियर है या नहीं? यहां पर ये एसेसरी पिगमेंट कौन से हैं जल्दी बताइए? ज़ैंथोफिल और कौन हो जाएगा? कैरोटेनॉइड। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं बताइए? क्लोरोफिल बी और जो ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड है ये क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट, जो कि किसको बनाते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को। तो ये क्या करते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसे पहुंचाते हैं कहां तक? रिएक्शन सेंटर तक, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके बेटा, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। आप देखिए क्या बोल रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए की एब्सेंस में इन्होंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस। तो बेटा क्लोरोफिल ए की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है बिकॉज क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या होता है? रिएक्शन सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ। ये रिएक्शन सेंटर या क्लोरोफिल ए जो है इसका काम क्या है? ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किस में? केमिकल एनर्जी में।
किस में कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑल्दो क्लोरोफिल इज द प्राइमरी पिगमेंट, क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, प्राइमरी पिगमेंट होता है दैट ट्रैप सनलाइट। एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, xanthophylls and carotenoids also absorb sunlight and transfer energy to the chlorophyll A। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेसरी पिगमेंट है जैसे कि क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड कैरोटिनॉइड, ये क्या करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कहाँ तक ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पहुंचाते हैं, क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा, व्हाई इज द कलर ऑफ लीफ कैप्ड इन द डार्क फ्रीक्वेंटली येलो और पेल ग्रीन, विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल। तो इनका कहना है, क्या बोल रहा है बेटा, व्हाई इज द कलर ऑफ लीफ कैप्ड इन द डार्क फ्रीक्वेंटली येलो, कैसा हो जाता है, येलो कलर का, और पेल ग्रीन मतलब हल्का ग्रीन कलर का। विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल, कौन सा पिगमेंट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताइए। क्या आपने ये सोचा है कभी? तो बेटा होता क्या है, देखिए, जो क्लोरोफिल होता है वो डार्क में फेल हो जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, राइट। अब वो डार्क में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और उससे ज्यादा स्टेबल एक इंसान बैठा है जो कि है कैरोटिनॉइड, और कैरोटिनॉइड जो है वो कौन सा कलर शो करता है, आपको मैंने पढ़ाया है, जल्दी बताइए, पिगमेंट्स में येलो कलर, है ना। तो यहाँ पर कैरोटिनॉइड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो अपना कलर शो करेगा, कौन सा कलर, येलो कलर। इतना क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने कि जो क्लोरोफिल है वो फेल हो जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, किसमें, डार्क में, राइट। अब वो डार्क में एनर्जी एब्जॉर्ब करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो इससे क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी। स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी तो जो कलर वो क्या कर रहा था, गेन करके रख रहा था, ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर वो रख नहीं पाएगा। और उससे ज्यादा एक स्टेबल इंसान बैठा है, एक एक्सेसरी पिगमेंट बैठा है जिसे हम कैरोटिनॉइड कहते हैं, तो कैरोटिनॉइड अपना कलर शो करेगा जो कि क्या है, येलो कलर, राइट बेटा। चलिए तो देख लेते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल फेल्स टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। इनका कहना है कि क्लोरोफिल जो हो जाता है वो फेल हो जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। कब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में फेल हो जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्क का मतलब यही होता है, लाइट क्या है, एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की एब्सेंस में क्लोरोफिल जो है वो फेल हो जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, राइट। हेंस इट लूजेज स्टेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। क्या हो जाती है, लूज। टू गिव द लीफ येलो, इसकी वजह से जो लीफ है उसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलरेशन। दिस प्रूव्स दैट कैरोटिनॉइड विच इम्पार्ट येलो कलर आर मोर स्टेबल। ये क्या बताता है कि कैरोटिनॉइड जो पिगमेंट है जो कि येलो कलर इम्पार्ट करता है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू क्लोरोफिल, राइट बेटा। जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया या नहीं, नहीं लिया तो फटाफट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, क्लियर कर दूं, जल्दी बताइए। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, लुक एट लीव्स। किसको देखना है हमको, लीव्स को देखना है। तो आपसे बोल रहे हैं बेटा लीव्स को देखिए, ऑफ द सेम प्लांट्स, किसकी, सेम प्लांट की, ऑन द शेडी साइड, किस साइड, शेडी साइड, एंड कंपेयर इट विद द लीव्स ऑन द सनी साइड। तो शेडी साइड की लीव को सनी साइड की लीव से कंपेयर करना है। और आप बोल सकते हैं कि कंपेयर द पोटेड प्लांट केप्ट इन द सनलाइट, राइट। और किससे कंपेयर करना आपको, पोटेड प्लांट से जो कि कहां पर रखा है, सनलाइट में रखा है, विद दोज इन द शेड। किसके कंपैरिजन में, जल्दी बताइए, जो शेड में प्लांट है, विच
ऑफ देम हैज लीव्स दैट आर डार्कर ग्रीन। इनमें से कौन सी लीव जो होगी जो कि शेडी एरिया में है या जो हम बात करें सनलाइट में है, इन दोनों में से कौन सी लीव जो है वो डार्क होगी, ज्यादा डार्क ग्रीन होगी और क्यों होगी? तो देखिए बेटा क्या होता है, अब शेडी एरिया में जो लीफ है, कहाँ है, शेडी एरिया में जो लीफ है वहां पर क्या है, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको सफिशिएंट लाइट नहीं मिल पा रही फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। अब होगा क्या, जैसे ही उसको लाइट मिलेगी, उसके जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो उनका नंबर क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि लाइट नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही? लाइट नहीं मिल रही। अब लाइट नहीं मिल रही तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं है या हम बात करें कि कोई इंसान जो है जिसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से। अगर उसको किसी सब्जेक्ट में या किसी कोई दूसरे, ऐसे बात करूं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है कि नहीं इसमें नहीं तो उसमें सिलेक्शन हो जाए, तो वो क्या कर रहा है, अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा हो जाता है कि भाई अब सनलाइट तो कम है, अगर जितनी बहुत मिल रही है उससे हम क्या कर ले, फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा कर ले, राइट। किसको ज़्यादा कर ले, फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा करे। तो ऐसे जो सेल या ऐसी जो लीफ है जो कि शेडी एरिया में है, उसके मीजोफिल सेल में ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो उसका कलर क्या होगा, ज़्यादा ग्रीन, ज़्यादा डार्क ग्रीन। वहीं पर जो प्लांट सनलाइट में रखा है उसके अंदर जो मीजोफिल सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट जो है कैसे अरेंज हो जाएंगे, जल्दी बताइए। जो ये वाली वॉल है उसके कैसे अरेंज हो जाएंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, या हम बोले परपेंडिकुलर अरेंजमेंट हो जाएगा या वर्टिकल अरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट बहुत तेज पड़ रही है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर कौन बैठा, क्लोरोफिल ए। उस क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो है कैसे अरेंज हो जाते हैं, वर्टिकली अरेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होगा, कम। तो यहाँ पर डार्क ग्रीन दिखेगा या लाइट ग्रीन, जल्दी बताइए। तो डार्क ग्रीन कहाँ दिख रहा है, लाइट ग्रीन कहाँ दिख रहा है, समझ में आ गया? चलिए, तो डार्क ग्रीन कौन सा दिखेगा, जो कि शेडी एरिया में। कौन से एरिया में, शेडी एरिया में। तो देखिए इनका कहना है लीव्स इन द शेड, जो कि शेड में है, गेट लेस सनलाइट, उसको क्या मिलेगी, लेस सनलाइट मिलेगी, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिससे वो क्या कर पाए, फोटोसिंथेसिस कर पाए। देन प्लांट्स कैप्ट इन द सनलाइट, किसके कंपैरिजन में, जो प्लांट कहां पर रखा है, सनलाइट में रखा है। इन लीव्स that get less sunlight, more chlorophyll is present to carry out photosynthesis efficiently। तो ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पर रखा है, शेड में रखा है या लेस सनलाइट में है, तो उसके अंदर मोर क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, मोर क्लोरोफिल होगा। मोर क्लोरोफिल क्यों होगा, क्योंकि इसकी फोटोसिंथेसिस जो है वो मोर एफिशिएंट हो जाए, राइट। वहीं पर ऐसे प्लांट जिसपे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ रही है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिएंटेशन है मीजोफिल सेल में वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। क्या होगा, इरेगुलर एंड वर्टिकल फाइल्स अलोंग द वॉल। तो मीजोफिल वॉल के अलोंग ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनका कैसा अरेंजमेंट होगा, वर्टिकल अरेंजमेंट, राइट। तो वहां पर क्लोरोफिल ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा अच्छे से मोर एफिशिएंटली क्या हो पाए, फोटोसिंथेसिस हो पाए। इतना क्लियर है, राइट। चलिए, तो किसका कलर ज्यादा डार्क होगा, बताइए किसका कलर ज्यादा डार्क होगा, जिसमें क्लोरोफिल ज्यादा है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो क्या देता है, ब्लू ग्रीन कलर। तो ब्लू ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन कलर जो है वो आपको किससे मिलेगा, क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल किस में ज्यादा होगा, जो कि शेडी एरिया में प्लांट था, राइट, या शेडी एरिया में जो लीफ थी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ऑल्सो इन ब्राइट लाइट, किसकी बात करें, इन ब्राइट लाइट फोटो ऑक्सीडेशन, इन्होंने बात कर दी, मैंने समझा दिया था पर इन्होंने बात भी की है। इन फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ब्राइट लाइट में मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का अंदर जो आपकी क्या है, जल्दी बताइए, क्लोरोफिल है, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, वाइल नॉन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन शेडेड रीजन।
और यहाँ पर जो शेडेड रीजन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता। हैंस द प्लांट केप्ट इन द शेड हैव डार्कर ग्रीन। इसकी वजह से वो प्लांट जो कि कहाँ पर रखें, शेड में रखें, उनकी लीव्स डार्क ग्रीन होगी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की हाई कंसंट्रेशन की वजह से उसका कलर कैसा होगा? डार्क। राइट, तो बिना किसी देरी के जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए। फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट, तो यहां पर क्या शो करना है बेटा? लाइट का फोटोसिंथेसिस के रेट पर क्या इफेक्ट है। बेस्ड ऑन द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, एट विच पॉइंट, मतलब ए, बी और सी किस पॉइंट पे इन द कर्व्स इज लाइट इज लिमिटेड फैक्टर। किस पॉइंट पर लाइट लिमिटेड फैक्टर है? बताइए, ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट, किस पॉइंट पर लाइट लिमिटिंग है? बेटा इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर लाइट क्या है? लिमिटेड फैक्टर। राइट, यहाँ पर बताइए क्या बोल रहे हैं? इन द कर्व लाइट अ लिमिटिंग फैक्टर। राइट, तो इसी पॉइंट पर क्या होगा? लाइट जो है वो क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। कैसे बेटा? देखिए कैसे होगा। देखिए, हम जब एक्स एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहां पर? एक्स एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रही? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो बेटा अब आगे तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगी, तो इनिशियल फेज में ही लाइट क्या होगी? लिमिटिंग फैक्टर होगी। तो यहां से लेके यहां पर जो आपको लीनियर ग्राफ मिल रहा है, इसमें क्या है? लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। राइट, तो हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। ठीक है, व्हाट वुड बी द लिमिटिंग फैक्टर्स इन द रीजन ए? ए रीजन में कौन लिमिटिंग फैक्टर है? वही लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है? लाइट जो है वो क्या है? लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट्स द कर्व? सी एंड डी क्या है? ओके ओके, सी एंड डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी बेटा जो है यहाँ पर क्या है? ये सैचुरेशन पॉइंट है। ये क्या है? सैचुरेशन पॉइंट। मतलब यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि अदर फैक्टर्स जो है, ठीक है, नो मोर इंक्रीज in the rate of photosynthesis because, क्यों ऐसा बेटा? बताइए। because यहां पर अदर फैक्टर like CO2 and temperature must be the limiting factor. Right? और ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट क्या है बेटा? जहां पर क्या है? मैक्सिमम रेट है किसका? ये वो पॉइंट है लाइट इंटेंसिटी का जहां पर क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वो पॉइंट है लाइट इंटेंसिटी का जहां पर फोटोसिंथेसिस का क्या है? मैक्सिमम रेट है। राइट बेटा, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया ये कर्व क्या बता रहे हैं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं? लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। अभी मैंने यही बोला था कि ए पॉइंट पे क्या होता है बेटा? लाइट लिमिटिंग फैक्टर होती है। एंड 50% ऑफ बी विच इज ड्यू टू इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक रेट with
एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो इनका कहना लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर एट ए एंड 50% ऑफ बी, ठीक है, 50% ऑफ वी, और विच इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस रेट विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, तभी आपको यहाँ पर लीनियर ग्राफ मिल रहा था, राइट। लाइट CO2 एंड H2O could be the limiting factor। यहाँ पर क्या बेटा, लाइट CO2 एंड H2O could be the limiting factor in region A। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर A रीजन पे, सॉरी यहाँ पर A रीजन पे, यहाँ की मैं बात करूं तो ए रीजन में दूसरे भी तो लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे इनका कहना व्हाट कुड बी, अच्छा सॉरी, यहाँ पर उन्होंने बोला था व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर, राइट। एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर दूं। उन्होंने सेकंड में बोला कि व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर। तो बेटा लाइट के अलावा दूसरे भी तो लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि हम CO2 की बात करें, राइट। CO2 भी तो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, वाटर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो इसके अलावा मेन जो लिमिटिंग फैक्टर है वो कौन सा हो जाएगा, लाइट यहाँ। उसके अलावा वाटर, आपका टेम्परेचर, CO2, वो भी क्या हो सकता है, लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये भी समझ में आ गया कि भाई वाटर, CO2 जो है ये भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। सी जो है इंडिकेट कर रहा है किसको, बियॉन्ड विच लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, यहाँ पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। एंड डी इज द लाइन बियॉन्ड विच इंटेंसिटी ऑफ डज नॉट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। मैंने क्या बोला था, डी वो पॉइंट है लाइट इंटेंसिटी का जहां पर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। इसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ बट यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा, राइट बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग। C3 एंड C4 पाथवे में कंपैरिजन बता सकते हैं। हमने इतने सारे कंपैरिजन पढ़ लिए कि C3 जो पाथवे है उसमें एक ही टाइप का सेल इन्वॉल्व होता है, मीजोफिल सेल, और ये मीजोफिल सेल डिफरेंशिएट होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, राइट। इसी मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट होता है जो कि किसका फिक्सेशन कराता है, CO2 का। और अगर ऑक्सीजन अंदर होगा ज्यादा तो ऑक्सीजन के साथ भी ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, फोटो रेस्पिरेशन कराएगा, राइट। वही की C4 की बात करूं तो C4 में क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए। दो टाइप के सेल होंगे, एक मीजोफिल सेल और दूसरा बंडल सीड सेल। मीजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होगा स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा में। बंडल सीड सेल जो है वो बिग सेल होता है, लार्ज सेल होता है। इसकी वॉल जो है वो थिक होती है, इम्परमिएबल होती है गैस एक्सचेंज के लिए। यहाँ पर प्राइमरी CO2 फिक्सेशन जो है C4 प्लांट में वो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में। कौन कराता है, पैपकेज एंजाइम। किस में कराता है, पहला प्रोडक्ट, पहला CO2 एक्सेप्टर कौन होगा यहाँ पर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, राइट। किस में, C4 में। सेकेंड टाइम CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है, बंडल सीड सेल में। कौन कराता है, रुबिस्को कराता है। किस में कराता है, RUBP में कराता है, राइट। कौन ऐसा मैं बात करूं कंपाउंड है जो कि मीजोफिल सेल से बंडल सीड सेल में जाता है C4 प्लांट में, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड कहाँ जाएगा, जल्दी बताइए, बंडल सीड सेल में, और वहां जाकर डिकार्बोक्सिलेशन होगा। और मैलिक एसिड जो है वो ब्रेक हो जाएगा एक कार्बन में, जो कि CO2 है वो अवेलेबल हो जाएगी किसको, रुबिस्को को, और 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो कि है पायरुविक एसिड, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। अब हम बात करें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करूं तो ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेले पर होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये कहाँ होगा, बताइए। चलिए, तो सारे पॉइंट लिख लें क्या। पहले हम लिखते हैं C3 प्लांट के। तो C3 प्लांट का क्या पॉइंट है, C3 प्लांट का पहला पॉइंट है कि ये कहाँ पर होती है, जल्दी बताइए, मीजोफिल सेल में, ठीक है। C3 प्लांट में जो कैल्विन साइकिल होती है वो कहां पर होती है, रन इन मीजोफिल सेल। कहां पर होगी,
मीजोफिल सेल में, राइट। दूसरा पॉइंट, मीजोफिल सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है किसमें? मीजोफिल सेल डिफरेंशिएट इनटू किसमें? स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। राइट बेटा, यहां पर अगर मैं C4 की बात करूं, किसकी बात करूं? C4 की बात करूं, तो C4 में क्या है बेटा? कैल्विन साइकिल कहां होती है? पहला पॉइंट तो ये लिख लो, यहां पर क्या होती है? क्रेन्स एनाटॉमी। दो टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से? 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला कौन सा होगा? मीजोफिल सेल, एंड दूसरा है बंडल सीड सेल। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। इसमें कैल्विन साइकिल कहाँ चलती है? कैल्विन साइकिल कहाँ चलती है? जल्दी बताइए। कैल्विन साइकिल रन्स इन बंडल सीथ सेल। कहाँ पर होगी? बंडल सीथ सेल। यहां पर कार्बोक्सिलेशन जो होता है, फिक्सेशन ऑफ CO2 है, वो कौन कराता है? रुबिस्को। यहां पर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 कौन कराता है? पैपकेस, राइट। तो यहां पर फिक्सेशन ऑफ CO2 कौन कराता है? जल्दी बताइए। यहां पर बेटा मीजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होती, राइट। मीजोफिल सेल जो है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। राइट बेटा, ओके। यहां पर प्राइमरी CO2 फिक्सेशन एक ही बार होता है। यहां पर CO2 फिक्सेशन कौन कराता है? रुबिस्को। यहां पर कौन कराता है प्राइमरी CO2 फिक्सेशन? कौन कराएगा? जल्दी बताइए। यहां पर कराएगा आपका पैपकेज एंजाइम। कहां पर होगा प्राइमरी CO2 फिक्सेशन? मीजोफिल सेल में। कहां होगा? बंडल सीथ सेल में या मीजोफिल सेल में? मीजोफिल सेल में। सेकेंड बार जो फिक्सेशन होता है CO2 का, वो होता है बंडल सीथ सेल में, जिसको रुबिस्को कराता है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। उसके बाद हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक जो है बेटा ये कहां होता है? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक की हम बात करें, या इधर लिखते हैं ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की हम बात करें इसे हम Z स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Z स्कीम, राइट। कहां होता है? जल्दी बताइए, कहां होता है ये? साइक्लिक कहां होगा? जल्दी बताइए। ये होगा स्ट्रोमा लैमेला पे, राइट। ये कहां होगा? स्ट्रोमा लैमेला। ये कहां होगा? जल्दी बताइए। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसमें कौन इन्वॉल्व होगा? ओनली, यहां पर क्या होगा? कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा? ओनली PS1,
राइट। यहां पर कौन होगा, PS1 एंड PS2 बोथ इन्वॉल्व, PS1 एंड PS2 बोथ राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर क्या बनता है, यहां पर सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है, यहां पर सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है या सिंथेसिस, यहां सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है। और यहां पर कौन बनता है बताइए, ATP एंड NADPH सिंथेसिस। ठीक है, यहां पर नो इवोल्यूशन, या हम बात करें नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होता है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं यहां पर, जल्दी बताइए। यहां पर नो O2 इवॉल्व, नो O2 इवॉल्व, यहां पर O2 इवॉल्व होती है, राइट। क्लियर है या नहीं? तो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। यहां पर क्या होता है, NADPH रिडक्टेज, यहां पर NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है एब्सेंट, इसीलिए यहां पर किसकी सिंथेसिस नहीं होता, जल्दी बताइए। यहां पर किसका सिंथेसिस नहीं होता है, NADPH का, क्योंकि यहां पर NADPH रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं होता। NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एनाटॉमी ऑफ लीफ की बात करें तो इसकी सिंपल एनाटॉमी होती है, उसकी कैसी होती है, क्रेन्स एनाटॉमी, जो कि हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं ये C3 और C4 के बारे में। RUBP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। क्या मैंने यही बोला था कि C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, RUBP, रुबिलोज बिसफॉस्फेट। कौन होता है, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है। फिक्सेशन कौन कराता है, रुबिस्को। फिक्सेशन कौन करा रहा है, रुबिस्को। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, RUBP। वहां पर यहां हम बात करेंगे तो फिक्सेशन कौन कराएगा, जल्दी बताइए, पैपकेस। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, CO2 एक्सेप्टर कौन है बेटा, पैप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, राइट। फिर यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। यहां पर C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि क्या है, जल्दी बताइए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, सॉरी फॉस्फोग्लिसरेट, राइट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहां पर क्या होगा, पहला जो बनेगा स्टेबल कंपाउंड वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। हाँ, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। चलिए, यहां पर अकर इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। यहां पर C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहाँ होती है, मेसोफिल सेल में। यहां पर अकर इन मेसोफिल सेल एंड बंडल सीड सेल। यहां पर 2 प्रकार के सेल होते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल सीड सेल। द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज स्लोअर। यहां पर CO2 का फिक्सेशन जो है वो क्या होता है, स्लो होता है, और यहां पर क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि हमने रुबिस्को की जगह पर किसका कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया, CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो हम आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो यहाँ पर ओनली कौन प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1, और यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम होते हैं 1 एंड 2, राइट। यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं 1 एंड 2। नेक्स्ट है यहाँ पर सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर एटीपी प्लस NADPH2 दोनों बनते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, डज नॉट अकर, यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती है, हेंस ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं बनेगी। यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगी, राइट। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ क्लोज सर्कल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है साइकिल के फॉर्म में है, क्लोज सर्कल के फॉर्म में मूव करेंगे, बट यहाँ पर नॉट मूव इन क्लोज सर्कल, यहाँ पर क्लोज सर्कल के फॉर्म में ये मूव नहीं करेंगे, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए अब हम बात करते हैं लीफ की एनाटॉमी की, जो कि काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि C3 प्लांट में बेटा क्या नहीं होती, क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती, वहीं पर C4 प्लांट में क्या होती है, क्रेन्स एनाटॉमी, क्या होती है, क्रेन्स एनाटॉमी। फिर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट आर नॉट डायमॉर्फिक, यहाँ पर बेटा C3 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट जो है वो डायमॉर्फिक नहीं होते। हम C4 प्लांट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आर डायमॉर्फिक एंड ऑर्गेनाइज सेंट्रीपिटली, द साइज ऑफ बंडल सीथ इज लार्ज, यहाँ पर बंडल सीथ सेल का साइज जो है वो क्या होता है, लार्ज। मैंने बोला ना बी से बंडल, बी से बिग, तो यहाँ पर बंडल सीथ सेल का जो साइज है वो क्या होता है, लार्ज होता है। मेसोफिल सेल्स possess इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो यहाँ पर मेसोफिल सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, राइट बेटा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेसोफिल सेल्स, किसकी बात कर रही हूं मैं, मेसोफिल सेल्स डू नॉट possess इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पर मेसोफिल सेल काफी पास होते हैं और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, राइट बेटा। जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए बेटा, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं ये सेशन। आई होप एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन भी अटेंड कर सके, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए क्या करना है, सभी बच्चों को पता है या नहीं, जल्दी बताइए। तो हम रोज ये बात करते हैं कि आपको क्या करना है, गूगल पर या क्रोम पर जाना है, वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए। यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल कराई जाती है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। इस यहाँ पर स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट में या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड किए हैं आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या लेकर आए हैं इस प्लेलिस्ट में, आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। आपके एनसीईआरटी में उसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया है, बट डिटेल डिस्कशन नहीं है, तो वो भी हम कंप्लीट कराते हैं। उसके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, ना कि सिर्फ थ्योरी पार्ट, पूरा आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, सारे पार्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और आपका रिवीजन भी होते रहे, राइट। तो इससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्मार्ट बनने वाली है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं
ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिलने वाले हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल की, तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 टू 12 क्लास तक के सारे कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के सारे कोर्सेज कराते हैं। वो कोर्सेज कौन कौन से हैं तो देखिए जरा। सीबीएसई बोर्ड, हम इन दोनों चैनल पे सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं? मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, जी हाँ आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ आपको एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, हाई क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा नहीं कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम 100% हाई क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, हम फ्री एजुकेशन विथ हाई क्वालिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।